स्पर्श तथा अभिलंब रेखा का समीकरण, ये हमारा मेन मोटो है। किसी भी समीकरण को निकालने के लिए क्या नीड होता है वो जरूरी है ना, समझना। सपोज करिए हमारे पास कोई कर्व है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बिना कर्व के काम नहीं होगा, इसलिए हम किसी कर्व को पहले इमेजिन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है कर्व? y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व, ठीक है। अब कर्व में बहुत सारे पॉइंट हैं कि नहीं है? हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं कर्व में, बहुत सारे पॉइंट। तो हमें क्या चाहिए? स्पर्श, स्पर्श रेखा। क्या चाहिए? अभिलंब रेखा। स्पर्श रेखा में समझते हो, इस कर्व को जो स्पर्श किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, हमें ऐसी रेखा निकालनी है। तो कितने बिंदु हैं? इनफाइनाइट। तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो इस पर्टिकुलर रेखा तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक हमें पर्टिकुलर वो पॉइंट ना दिया जाए। नहीं समझा क्या बात? आ गई कि नहीं आ गई? अगर हम तुम्हें वो पॉइंट नहीं देंगे तो उस रेखा को निकाल पाना मुश्किल है या नहीं? बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि हमें वो क्या दिया जाए? पॉइंट दिया जाए। बिना पॉइंट के तो हम रेखा निकाल ही नहीं सकते, तो एक पॉइंट हमें देना ही चाहिए इनको। तो एक पॉइंट, इस कर्व का कोई ना कोई एक पॉइंट हमें मिल जाएगा जिससे हम अपना स्पर्श रेखा निकालेंगे। वो पॉइंट जरूरी नहीं ये हो, हमने नहीं बोला, कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो क्वेश्चन बोलेगा इस पॉइंट से, फलाना पॉइंट से, दिमागा पॉइंट से, कोई ना कोई पॉइंट का नाम दे देगा कि हाँ इस पॉइंट से आपको जाना है। ये बात समझ पा रहे हो ना? तो उस पॉइंट से अगर लेकर जाओगे स्पर्श रेखा तो तुम्हारा तब इक्वेशन निकालना थोड़ा पॉसिबिलिटी बनेगी। चलो हम एक पॉइंट की इमेजिनेशन करते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये, हमने ये ले लिया, चलो मान लिया कुछ देर के लिए। अब इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने एक रेखा ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एक रेखा है और इस रेखा को मैं नाम दे रहा हूँ क्या? स्पर्श रेखा। क्या नाम दे रहा हूँ मैं? स्पर्श रेखा। लेकिन एक पॉइंट से किसी एक रेखा को निकाल पाना, अब क्लास 11th की बात करो, ठीक है। और क्लास 11th में मैंने एक बात बोली थी, किसी भी रेखा को निकालने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैंने वहाँ बोला था। तो क्लास 11 मैंने बोला था किसी भी रेखा को निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो वो रेखा का पॉइंट, जिस पॉइंट से वो होकर जाता है, जो कि मैंने अभी बात कर ली, और दूसरा होता है प्रवणता, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। हमें वो पता होना चाहिए। अगर दो बातें पता हैं तो तुरंत आप इक्वेशन निकाल सकते हो। नहीं, पर्टिकुलर एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट रेखाएं रहती हैं, इनफाइनाइट लाइंस रहती हैं, उनको फाइंड करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बड़ा मुश्किल है। अगर मैं तुमसे बोलूं इस पॉइंट से रेखा का समीकरण निकालो, तो किसका निकालोगे? एक पॉइंट से कितने निकालेंगे? एक ये, दूसरी ये। आप इनफाइनाइट रेज यहाँ से पास करा सकते हो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। मतलब एक दो लाइन की बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पर। इसका मतलब पर्टिकुलर किसी लाइन को अगर निकालना है, किसी पर्टिकुलर एक लाइन को निकालना है, ये तो दो पॉइंट दिए जाएं। अगर दो पॉइंट दे दूं मैं, एक और दो पॉइंट दे दिया, अब इससे कितनी लाइन निकाल सकते हो? केवल और केवल एक लाइन, जो दोनों से पास हो जाए, केवल एक ही मिलेगी। बस ना रहे, और पर्टिकुलर लाइन ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लाइन का इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये तो मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स, या फिर एक पॉइंट और स्लोप। स्लोप क्यों? अगर मैं हॉरिजॉन्टल मान लो ये पॉइंट पता था, मैं आपको स्लोप दे दूं 30 डिग्री। कितना दे दूं? 30 डिग्री। तो अब तुम यूनिकी लाइन ड्रॉ करोगे बेटा। सपोज कर लो मैंने तुम्हें दिया 30 डिग्री और एक पॉइंट दे दिया, तुम अगर कोई दूसरा ड्रॉ कर देते हो लाइन, तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तुम अगर इसको, इसी को थोड़ा सा तुम बोलो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे सर, तो इसका भी एंगल देखो चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर जब 30 डिग्री के एंगल पर तुम कोई लाइन ड्रॉ करोगे जो इस पॉइंट से पास होगा, ऑटोमेटिक वो लाइन कोई ना कोई एक ही होगा, दो नहीं होंगे। क्या होंगे? एक होगा। तो किसी यूनिक लाइन को निकालने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक तो आपको 2 पॉइंट पर्टिकुलर दे दिया जाए तो निकाल सकते हो, और दूसरा मेथड होता है उस लाइन को निकालने का, क्या निकालने का मेथड होता है कि स्लोप दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल नहीं सकते हो। तो जब भी हम लाइन के इक्वेशन निकालेंगे, चाहे वो स्पर्श रेखा हो और चाहे वो अभिलंब रेखा हो, कोई भी रेखा का समीकरण निकालना चाहते हो, तो आपका मोटो पहला क्या होना चाहिए? वो पॉइंट पता होना,
पहला पॉइंट पता होना और दूसरा प्रवणता पता होना। मैंने क्या बोला, दो बताओ। पहला पॉइंट पता होना, दूसरा प्रवणता पता होना। अब पॉइंट अगर पता चल गया तो प्रवणता कैसे पता किया जाए, इस पर हमारा टास्क चलेगा अभी के लिए, कुछ देर के लिए, है ना। चलो उस पर देखते हैं काम। यहाँ तक बात समझना, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा कि हमें अगर एक कोई कर्व दिया गया y बराबर एफ एक्स, तो ये पॉइंट जो होगा, ध्यान सोचो, ये पॉइंट जो होगा इसी न इसी कर्व के तो होगा, और ये पॉइंट से होकर जा रहा है ये रेखा, इसका मतलब ये पॉइंट वो रेखा पर भी है और कर्व पर भी है। वो जो पॉइंट है वो रेखा पर भी है और कर्व पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू एफ एक्स जो दिया गया है, अगर हम कोई लाइन निकालना चाहते हैं तो हमें इस पॉइंट को मेंटेन लेकर चलना होगा, और इसी पॉइंट से, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट से हमें इसका स्लोप भी पता चल जाएगा, नहीं चलेगा क्या? इसी पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा, स्लोप। तो एंगल जो मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल माइनस में होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल प्लस में होता है। अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो प्लस में लेंगे, और अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो माइनस में लेंगे। बात पकड़ में आ गई ना। तो ये हुआ क्लॉकवाइज एंगल, मतलब हम इधर से मेजर नहीं करेंगे, बात समझना। तो तुम लोग इधर से मेजर मत कर देना। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। मतलब मन में सोच में आ रहा होगा ना, शायद तुम्हें यही एंगल का दिमाग में आया हो। रियलिटी ये है कि शायद यही एंगल दिमाग में आ गया हो, लेकिन ये किस एंगल, ये कहाँ से जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और हम एंगल किस में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम ये नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे ये वाला। जब क्वेश्चन बोल दे कि एक्स अक्ष के धन दिशा से बना कोण 30 अंश है, एक्स अक्ष से धन दिशा से बना कोण 30 अंश है, इसका मतलब धन दिशा ये हो गई और इससे बना कोण, तो क्लॉकवाइज उठाना गलत होगा। तो कैसे उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की बात हो रही है। बात पकड़ में आई, क्वेश्चन की भावना को समझना, वहाँ गलत नहीं होगा फिर। तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें चाहिए ढाल। तो ढाल निकालने का पहले वाला तरीका याद करो जो कक्षा 11 में सीखा था, कि किसी भी इक्वेशन निकालने का सूत्र होता था y माइनस y1 बराबर, ये रेखा का समीकरण, चाहे वो स्पर्श हो चाहे विलंब, दोनों में लगाएंगे। रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है कक्षा 11 में, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये होता था, याद आया। x1 y1 से होकर जा रहा है और उस रेखा की प्रवणता कितनी है, m, या ढाल बोलो m, या बोल दो इंग्लिश में स्लोप m। बात तो वही हुई ना, ठीक है। ये हमने सीखा। अब m निकालने के वहाँ तरीके थे, क्या क्या तरीके थे, m बराबर हम लोग लगाते थे क्या, tan थीटा, याद आया। हम लोग लगाते थे m बराबर क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए 2 पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पॉइंट नहीं पता तो ये नहीं लगा सकते। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, वो नहीं पता तो ये नहीं लगा सकते। लेकिन हमें तो ये दोनों नहीं पता, तो फिर कैसे निकालोगे, ना हमें थीटा पता हो ना हमें 2 पॉइंट पता हो, ना हमें थीटा पता हो ना हमें 2 पॉइंट पता हो, तो कैसे निकालेंगे, तरीका सीखना। ये कर्व पता होगा और एक पॉइंट इस कर्व का पता होगा, उस कर्व से हमें बताना स्पर्श रेखा। तो आप क्या करेंगे, उस कर्व का सिंपल करेंगे डेरिवेटिव। समझना मेरी बात को। अगर पॉइंट पता है और कोण पता है तो सीधे हम चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। फिर करो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट पता चल गया और कोण पता चल गया तो सीधे आंसर निकल आएगा, जो कि कक्षा 11 में चले जाओगे। फिर 12 का क्वेश्चन वो नहीं माना जाएगा। 12 क्वेश्चन तब माना जाएगा जब आपको ना थीटा दे दे और ना दे 2 पॉइंट, ना देगा 2 बिंदु और ना देगा वो थीटा। आपको दे देगा एक कर्व और बोलेगा सीधे प्रवणता निकालो, एक बिंदु दे देगा एक कर्व दे देगा, बोलेगा प्रवणता निकालो। बात समझ में आ गई। तो समझ जाना यहाँ बिना अवकलन के काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अवकलन करेंगे आप तो निकलेगा यहाँ एफ डैश एक्स, जो भी फंक्शन हो उसका अवकलन हो जाएगा। अवकलन कर लेते हो, आराम से कर लोगे। अब अवकलन करने के बाद तुम्हारा दूसरा काम होगा कि जो बिंदु दिया गया, मान लो वो बिंदु दिया गया x1 y1, मान लो कुछ देर के लिए बिंदु है x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वो बिंदु दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आगे जाके dy अपॉन dx में जहाँ x है xy रहेगा, मान लो, है ना। तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे x1 और जहाँ y रहेगा वहाँ क्या रख देंगे y1। बस समझ आ गया। और वैल्यू रखने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी,
इसकी कोई ना कोई वैल्यू पक्का मिल जाएगी यहाँ से, और जो वैल्यू मिलेगी बेटा उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये होता है प्रवणता का सूत्र। अब मैं अगर इसमें एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, इसमें ले लेते हैं हम 1,0 1,0। हमें इस पे निकालना है क्या, प्रवणता। तो तरीका क्या है देखते हैं। तो इसका करेंगे सिंपली डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा 2x + 2। फिर हमने क्या बताया, अगर m निकालना चाहते हो तो डिवाइड अपॉन dx में ये पॉइंट का मान रख देना, यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू मान लेना, है ना। x जगह पे x1 की वैल्यू, y की जगह पे रख देना, तो क्या आ जाएगा बताओ। तो यहाँ रखोगे तो 2 × x की वैल्यू 1 और +2 कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा समझ आया। तो पहला हमारा टारगेट यही होगा कि जो भी कर्व दिया जाएगा उसका हम प्रवणता निकालेंगे इसी तरीके से जैसा मैंने बताया। अगर वो बिंदु नहीं पता तो बिंदु निकालना बड़ा आसान है, वो भी तुम्हें सिखा देंगे। पहले तो बिंदु पता है वैसा मान के चलो, ठीक है। प्रवणता निकालना आ गया, ठीक है। अगर इसी में मुझे क्योंकि जैसे में प्रवणता पता चल जाएगी, ढाल किसी भी रेखा की अगर ढाल पता चल गई बेटा तो कोण निकालना हो जाता है आसान। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं पहले से m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इसी क्वेश्चन में अगर उस रेखा का झुकाव पूछ ले, झुकाव मतलब कोण, समझ पा रहे हो, झुकाव मतलब कोण, अगर कोण पूछ लेता है उस रेखा का तो बड़ा आसान होता है। आप m बराबर क्या ले लेना tan थीटा। अच्छा, जो थीटा है ये कहाँ से बना कोण है, ये x अक्ष की धन दिशा से बना कोण है, ये दूसरा कोई कोण नहीं है। कौन सा कोण है, x अक्ष की धन दिशा से बना कोण है, दूसरा कोण नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो m बराबर tan थीटा लगा देंगे। इसका मतलब ये जो m का मान आया 4, ये किसकी वैल्यू है, ये tan थीटा बराबर आया है 4, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 4, तो बेटा थीटा बराबर कितना, अब तो समझ में आ गया नहीं आ गया। ये इसका क्या बन जाएगा, झुकाव। क्या बन जाएगा, झुकाव यानी कि कोण। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या डाउट है, क्लियर है। इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट में लोग अपना काम करेंगे। अभी हमने रेखा समीकरण नहीं निकालना, अभी हमने उसके लिए जो नीड है कि पहला प्रवणता, वो नीड होता है, चाहे वो अभिलंब रेखा समीकरण हो चाहे वो स्पर्श रेखा समीकरण हो, दोनों के लिए सबसे पहले नीड होता है एक पॉइंट और दूसरा प्रवणता। क्योंकि चाहे वो अभिलंब हो चाहे स्पर्श, है तो रेखा ना, है तो रेखा, और रेखा के लिए पहले मैंने बता दिया एक पॉइंट और एक बिना प्रवणता के काम होने वाला नहीं है, क्योंकि रेखा समीकरण है। फिर चाहे वो स्पर्श रेखा समीकरण हो और चाहे अभिलंब रेखा समीकरण हो, दोनों में ये लगा सकते हैं। बोलो किसी क्लियर वाली बात हुई कि नहीं हुई, इसमें कोई डाउट हो बताओ। पहला पॉइंट ये बना हमारा कि जब भी हम कोई रेखा समीकरण लगाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला क्या कि बिंदु, दूसरा क्या प्रवणता। आपका 2 टारगेट है हर एक क्वेश्चन में, क्या, बिंदु और प्रवणता, बस 2 टारगेट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। जो भी पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि मैं लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं नोट करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूले समझ में आ गए हो पहले से नोट ना नोट करना, अगर कोई पॉइंट नोट करना हो नोट कर लेना, मना नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे पास तो क्लियर हो गया कि हाँ चलो ठीक, मैं m को पहले निकालने का प्रयास करूंगा और m कैसे भी करके मैं निकाल लूंगा, ठीक है। चाहे tan थीटा से निकाल लूँ और चाहे निकाल लूँ डिवाइड अपॉन dx से, कोई दिक्कत नहीं। ये निकाला है और x1 y1 निकाला है, तो मेरे पास अब टारगेट बनता है रेखा समीकरण निकालना। अगर मैं स्पर्श रेखा समीकरण निकालना चाहता हूँ, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यही सूत्र समझना, यही सूत्र हमारा इसका सूत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही स्पर्श रेखा है कि नहीं है, ध्यान से देखो, ये रेखा का भी हम चर्चा कर रहे थे और यही रेखा इस वक्र के लिए क्या है, स्पर्श रेखा, देखा तो वही है ना। तो इसका मतलब यही रेखा हमारी स्पर्श रेखा है, इसका मतलब सूत्र उसके लिए यही रहेगा, क्या रहेगा, y - y1 = m x - x1। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। m निकालने का तरीका तुम्हारे सामने है, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब का मतलब क्या होता है उसको सीखो।
अभिलंब मतलब होता है यहाँ से इस रेखा के लंबवत, ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, इसके अभिलंबवत रेखा खींचो तुम, तो ये रेखा बन जाती है कौन सी रेखा? अभिलंब रेखा बन जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अभी मुझे अभिलंब रेखा का कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे स्पर्श रेखा का सब कुछ पता है। मुझे स्पर्श रेखा का एम पता है, मुझे स्पर्श रेखा का थीटा पता है, मुझे ये बिंदु पता है, लेकिन मुझे अभिलंब रेखा केवल बिंदु पता है, बाकी कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात जान लो, अगर तुम्हें स्पर्श रेखा का एम पता है तो अभिलंब रेखा का एम निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं उसकी हेल्प से। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई दो रेखाएं, कक्षा 11 वाले कॉन्सेप्ट में फिर से चलता हूँ, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, याद करो पढ़ा होगा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित का मतलब किसी एक बिंदु से काट रही हैं, तो उस बिंदु पर बना कोण अगर तुम्हें निकालना है तो उसके लिए सूत्र बताया गया था, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस m1 m2। ऐसा क्यों वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो ये रेखा है, मान लो ये दूसरी रेखा है, ये हो गई पहली रेखा, ये हो गई दूसरी रेखा, और ये दोनों ये 90 अंश पे काट रहे हैं, लेकिन अभी हम मानते हैं थीटा डिग्री पे काट रहे हैं। बात समझना, किस पे काट रहे हैं? थीटा। तो इसको मान लेंगे थीटा 1 और इसको मान लेंगे थीटा 2। तो हमने ट्रायंगल का रूल पढ़ा हुआ है। कौन सा रूल बताओ? कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों अंतः कोणों के ऊपर, है ना, क्या बताया था? अंतः कोणों के ऊपर उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है, इसको बहिष्कोण नियम बोलते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने? किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। एकदम क्लियर शब्दों में बात करूं तो ये, ठीक है। इसका मतलब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 1, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? थीटा 2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। कुछ नहीं करना है, इस वाले कोण में इस कोण को घटा देंगे तो मेरा ये कोण निकल आता है। क्लियर है? डाउट क्लियर है? अगर मैं दोनों पक्षों में इसमें सीधे ऐसा बोल दो कि tan ले लिया जाए, अगर मैं इसमें tan ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? tan थीटा बराबर tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। अरे बात समझ में आई? ये मॉड लगा है, इसको याद रखना, मॉड है, ठीक है। तो इसका मतलब है tan a माइनस बी, और tan a बी माइनस बी का सूत्र क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब इसको यहाँ देखो, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ, और हम जानते हैं कि m बराबर tan थीटा होता है, तो अगर ये ऐसा हुआ तो इसको मतलब इसकी प्रवणता मान लो m2 और इसकी प्रवणता मान लो m1। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये हो गया तुम्हारा m2, ये हो गया तुम्हारा m1, समझना। तो यहाँ से tan थीटा क्या बना कि ये हो गया m2 और ये हो गया m1, और ये क्या बन गया? 1 प्लस m1 m2। बातें क्लियर हैं? ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, तो m1 माइनस m2 भी हो सकता है, पॉसिबल है चांस। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? मॉड। तो हम इसको चाहे m1 माइनस m2 लिखें और चाहे m2 माइनस m1, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, ये ऐसा हुआ, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक। अगर ये हालांकि थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये अभिलंब है। ये अभिलंब होने का मतलब ये कोण कौन सा है? 90। अब यहाँ से तुम फिर से सोचो, अब ये है बेटा 90, तो ये हुआ थीटा 1 और यहाँ थीटा जगह पे क्या हुआ? 90, और ये क्या हो गया? थीटा 2। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसको रब कर दें? इसको रब कर रहा हूँ मैं, अब दिमाग फिर लगाओ। अगर मैं अब tan ले लेता हूँ, tan तो होता है tan 90 माइनस थीटा 1 बराबर थीटा 2। tan 90 माइनस थीटा 1 बराबर थीटा 2, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो हो जाएगा बेटा cot थीटा 1 और बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा
2। क्लियर हुआ डाउट? क्लियर। अब मुझे, क्योंकि मुझे पता होता है m बराबर होता है tan थीटा, इसलिए मुझे कॉट बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दें, उलट दें, तो क्या बन जाएगा, कॉट से tan बन जाएगा। तो हो जाएगा tan थीटा 1 बराबर 1/tan थीटा। नहीं समझे क्या बात? अरे बोलो बेटा, आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अभिलंब रेखा प्रवणता, ये प्रवणता किसकी है, अभिलंब रेखा, देखो लिखा है अभिलंब रेखा अगर प्रवणता निकालनी है मुझे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मुझे अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालनी है, ठीक है, तो वो बराबर होगा 90 प्लस, अच्छा प्लस था क्या, ओ हो, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, लेट पकड़े हो, कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आया? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखो हमने प्लस यहाँ पे लिखा था, यहाँ माइनस देखो झोंक दिया था, उससे पूरा भी लॉजिक पूरा गलत हो जाता। चलो यहाँ अभिलंब रेखा का अभी हम समझ जाते हैं, जहाँ लिखते रिजल्ट हम समझ में आ जाता है ना, ये गलती हो गई। अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर, ये किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की। ध्यान से देखो ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, और ये प्रवणता किसकी है, स्पर्श रेखा। m2 का मतलब होता है tan थीटा 2 और m1 का मतलब होता है tan थीटा 1 यहाँ पर इस फिगर के लिए। बोलो बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ m2, ये हुआ m1। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर होता है -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। नहीं समझ में क्या बात? अब स्पर्श रेखा निकालना तुमने सीखा, अभी हमने निकाला था स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई थी, 4। तो तुम उधर से बताओ अभिलंब रेखा प्रवणता क्या आ जाएगी, -1/4। भाई उसकी कितनी आई थी, 4, तो इसमें रखो -1/, उधर रख दो, तो -1/, क्या हो जाएगा, 4। नहीं समझ में क्या बात? आ गया? तो सीधे सोचो, हमने उसका क्या बताया, और इसमें सूत्र में रख दो, सीधे लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पर्श रेखा समझ में आ गया तो अभिलंब रेखा में तुम्हें कुछ खास नहीं करना है, बस एक छोटा सा चेंज करना होता है और तुरंत स्पर्श रेखा से पहुंच जाओगे कहाँ, अभिलंब रेखा में, और सेम क्वेश्चन रहने वाला है। बोलो कोई डाउट? तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, इस परिवर्तन को तुम्हें समझना है और सीधे पूरे क्वेश्चन तुम्हारे लग जाएंगे। सबको समझ आ गया ना? बोलो बेटा, आ गया? तो आज मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट होगा यही होगा, यहीं से होगा, ठीक है। अच्छा तुम सोचो, अगर कोई भी दो रेखाएं अगर ऐसे पैरेलल होती तो थीटा इनके बीच में क्या बनता, भाई काट तो रही नहीं है, तो कोई कोण तो बनाएगा नहीं इनके बीच में, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। प्रच्छेदन कोण क्या हो जाएगा, 0। प्रच्छेदन कोण होने का मतलब होता है, 0 होने का मतलब होता है वो दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं, दोनों स्थितियों में कोण क्या होगा, 0, और दोनों स्थितियों में दोनों का प्रवणता क्या होगा, अरे प्रवणता बराबर होगा हो सकता है ऐसे से हो ना, समानता जरूरी है, ऐसे से हो, लेकिन कोण क्या रहने वाला है, बराबर। संगत कोण से लगा दो यार, कोण क्या रहेगा, बराबर। अगर कोण बराबर है तो प्रवणता क्या रहेगी, बराबर। इसका मतलब अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो उनकी प्रवणताएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समांतर रेखाओं के केस में हम लोग लगाएंगे m1 बराबर m2, और अभिलंब रेखाओं के केस में अभी निकला, इसको मान लो आप दे देते हैं m1, इसको देते हैं मान लो m2, तो आपके सामने केस निकल के आया है m1 इंटू m2 बराबर क्या, -1। m1 इंटू m2 बराबर क्या, -1। ये कौन सा केस है, जब दो रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होती है तो सूत्र बनेगा m1 इंटू m2 बराबर -1। ये लंब होने का केस है और ये समांतर होने का केस है। चलो नोट करना है, नोट कर लो। देखो बातें नहीं, कर्मठ बनो। y बराबर 3x⁴, अरे पढ़ दिया करो भाई, -4x एट x = 4। मान लो तुम्हें इसी में, यहाँ तो खाली क्वेश्चन ने बोला प्रवणता निकालो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में दो बात बता दूंगा, एक प्रवणता, एक रेखा का समीकरण। लेकिन रेखा का समीकरण केवल x के मान से नहीं होगा काम, उसमें y का मान भी मुझे चाहिए।
अब क्योंकि ये जो पॉइंट है, ध्यान से मेरी बात को पहले समझ लिया करो तब मजा आएगा। ये जो पॉइंट है ये कर्व पर स्थित है, कर्व पर है, इसका मतलब कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें उठा के रख दूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। जरा रखो इसमें 3 इंटू 4 की पावर 4, 4 इंटू 4, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 4 पावर 2 बाहर ले लो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब सॉरी 3 इंटू कितना, 4 पावर 2 ज़्यादा है, चलो कर ही लो, गुणा करना पड़ेगा। बताओ क्या आएगा, 4 पर 4 करेंगे कितना आएगा, 200, 756, 256। अच्छा गुणे 3 भी कर दो भाई, गुणे 3 भी करो, 768, 56 बता रहा है, 68, गड़बड़ हो गया था। और माइनस 4 चौके कितना, 16, घटाओ जरा, 752। ये एक्चुअली में आ गया y की वैल्यू। तो अगर तुम रेखा समीकरण निकालोगे तो बिना x y के दोनों पॉइंट के काम होने वाला नहीं है। वैसे प्रवणता में y की कोई यूज नहीं, यहाँ पे प्रवणता निकालना चाहते हैं हम, वो यहाँ पे y का कोई यूज नहीं। क्यों, करके दिखाता हूँ। ये सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो इसका करो डेरिवेटिव, क्या आएगा, माइनस क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m का मान। चलो x का मान कितना रखेंगे, रखो तो 12 गुणे 4 की पावर 3 मतलब, और माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 64 गुणे 12 माइनस 4 कितना, 1800, 768, वही आएगा क्या, 64। ये सब, अच्छा तुम इसको बता रहे थे क्या पहले, अच्छा 700 मैंने 4 होगा, क्या हुआ, हाँ सही कहा, बच्चों का 48 होता है, कहाँ गलत बोला बताओ। हाँ हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये समझ में नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गया m का मान। अगर तुम्हें रेखा समीकरण निकालना है तो क्या चाहिए, m का मान और xy के मान, क्लियर हुए ना। और दोनों पता चल जाए, सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। y का मान ये रख देना, x का मान ये रख देना, m का मान ये रख देना, सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। वैसे ये नहीं निकालना है तुम्हें, तुम्हें निकालना था खाली प्रवणता, इसलिए तुम्हें इतने में रुक जाना है। ये तो हमने समझाया कि अगर आगे पूछता तो ऐसे करते, नोट कर लो।